चलो तो देखो, पहले MTP 1 जो था उसमें हमें क्वेश्चन 1 तो हमारे को पता है कंपलसरी रहना है ट्रू फॉल्स का। उसमें पहला पार्ट आता है 6 ट्रू फॉल्स के साथ। तो जैसे इसमें पहले में लिखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ इन इंडिया आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉल्स है ना। तो इसका सही आंसर है फॉल्स, क्योंकि ICI इशू करता है। फिर सेकेंड है सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज रेवेन्यू रिसिप्ट, ट्रू। वर्किंग कैपिटल के लिए मिला पैसा तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। 3 में लिखा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज फॉलोड टू हैव यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स टुगेदर, ट्रू। ये हमने लिख रखा है सेम पॉइंट WDV मेथड का। 4th है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गेन फॉर द ड्रॉई, ट्रू है ना, क्योंकि ड्रॉई के लिए रिबेट है, डिस्काउंट हो गया तो उसके लिए मतलब फ़ायदा है, और ड्रॉअर जो है उसके लिए लॉस होता है। उसके बाद 5th में लिखा है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, फॉल्स। डिसोल्यूशन में होता है, इसमें तो नहीं होगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फॉल्स। ठीक है, अब बस इसमें ये ध्यान रखना है एग्जाम में कि जो रीज़न है ना वो सही होने चाहिए बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई ट्रू वाला भी लिख रहे हो रीज़न, जैसे मान लो 4th का रीज़न लिख रहे हैं कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज़ अ गेन फॉर ड्रॉई, तो एग्जैक्टली सेम रीज़न में नहीं लिखना। ICI चाहता है कि जब आप रीज़न दे रहे हो तो उस बात में कोई वैल्यू एडिशन करो। तो इसमें मतलब आप पूरा लिखना कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज़ गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस फॉर द ड्रॉअर, या जो भी ट्रू का रीज़न दे रहे हो या फॉल्स का भी अगर रीज़न दे रहे हो तो उसमें कुछ मतलब पॉइंट एडिशन होना चाहिए। ICI को ये ना लगे कि इसने ट्रू में तो एज इट इज़ मेरी लाइन ही कॉपी कर दी, कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो रीज़न तो ध्यान रखना है। अच्छा, सेकेंड था डिस्कस द लिमिटेशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें तो कोई भी लिमिटेशन लिख सकते हो कि इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, और या फिर समटाइम्स दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो कोई भी ये तो लिमिटेशन लिख सकते हो, थ्योरेटिकल है। उसके बाद C में था 4 नंबर का क्वेश्चन की बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट दे रखा है हमको, और 1 अप्रैल को आउट ऑफ दिस प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 2,16,000 एज ऑन 1 अप्रैल वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2023। तो 6 महीने बाद हमने एक पोर्शन बेच दिया। ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट वो हमने परचेज कर लिया फॉर 458, जिस पर 22,000 रुपये स्पेंड करे। तो इन दोनों को जोड़कर हम कॉस्ट ले लेंगे। फिर 1 नवंबर को एक और नई मशीन परचेज कर ली 5,60,000 की, और डेप्रीसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ एट 15% पर एनम अंडर WDV मेथड, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन, तो निकाल लिया था। तो कितना आ रहा था 492 800, तीनों का अलग अलग करके, है ना, चारों का अलग अलग करके। तो टोटल में से जो मशीन बेची उसका तो खाली 6 महीने का, बचे हुए पोर्शन का पूरे साल का, और जो मशीन 2 खरीदी उसका 6 महीने का, और मशीन 3 का कितने 3 महीने का, 5 महीने का, सॉरी, है ना। 1 नवंबर को खरीदी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड था मिस्टर भट्ट ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च डिड नॉट एग्री, द डिफरेंस वॉज पुट ऑन सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। तो ये हमें पता चल गया कि इसका मतलब कौन से केस का क्वेश्चन है, केस 3। तो हमको अगली बार पता चल रहा है। तो बेसिकली रेक्टिफाइंग एंट्री करते समय हमें वही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी नॉमिनल अकाउंट के हाँ होंगे अकाउंट, उनमें हम क्या फिट कर देंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो एक बार एंट्री बताते रहो। फर्स्ट की क्या करी, जैसे इसमें लिखा है परचेज बुक था 5615, उसको हमने अगले पेज पर 6551 कैरी कर लिया, तो मतलब ओवर कास्टिंग हो गई परचेज बुक की। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अब टू परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन परचेज अकाउंट पे चादर चढ़ाकर क्या लिख देंगे, टू P&L एडजस्टमेंट, और अमाउंट आ जाएगा
936, मतलब इनका डिफरेंस। सेकंड में भी सेम इसी तरह से कि सेल ऑफ 462 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 642 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। अब हमने कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट में कर दिया, और सेल जो हुई उसको भी हमने गलत लिख लिया, 462 को एंटर कर लिया एज 642। तो सेल को भी आपने एक तरह से ओवरकास्टिंग कर दी, और कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिया। तो क्या बनेगा आंसर? तो कस्टमर डेबिट, क्योंकि उसको हमने क्रेडिट कर दिया गलती से, तो अब उसको डेबिट करना पड़ेगा डबल द अमाउंट से। तो वो कितना आ जाएगा? 1 डबल मतलब कि 462 करा था और उसको 642 की तरह कर दिया, तो 1 नहीं 462 और 642 इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और ऐड करके कितना आ रहा है? क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग गलत कर ली ना, इसमें लिखा था कि हमारी सेल थी 462 की, तो हमने सेल बुक में लेकिन उसको एंटर कर लिया 642 की तरह। तो हमने एंट्री कर दी कस्टमर डेबिट टू सेल, मान लो, है ना, और फिर आपने उसको क्रेडिट में पोस्ट कर दिया 642, जबकि कस्टमर को तो डेबिट होना चाहिए था 462। तो 462 और 642 को मतलब दोनों को जोड़कर आप कस्टमर को डेबिट कर दोगे 1284, थोड़ा सा कम आना चाहिए, 462 और 642, हाँ, को ऐड, तो 4 और 6 और 4 0, 1104 यार है 11 है ना, 462 और 642 को ऐड कर दिया तो आ गया 1104। तो कस्टमर को तो इतने रुपए से डेबिट कर देंगे। अब हमने सेल में क्या गलती कर दी? तो सेल तो पूरी तरह ही हमने क्या कर दिया, एक तरह से ओवरकास्ट कर दिया। कितने रुपए ओवरकास्ट कर दिया सेल को? 180। तो सेल को भी डेबिट करेंगे, तो सेल को डेबिट कर नहीं सकते, तो मतलब P&L एडजस्टमेंट 180 और 2 सस्पेंस, दोनों को जोड़कर 1284, ठीक है ना। तो P&L एडजस्टमेंट डेबिट 180, कस्टमर डेबिट 1104, 2 सस्पेंस 1284। उसके बाद थर्ड है ए रिटर्न टू क्रेडिटर 300 रुपये वॉज एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, हाउएवर क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। तो इसमें भी हमारे एक परचेज रिटर्न हुई जिसको हमने रिकॉर्ड तो कर लिया सेल रिटर्न बुक में, हालांकि कह रहा है क्रेडिटर अकाउंट सही रिकॉर्ड करा है। हाँ हाँ, तो अब सस्पेंस डेबिट हो गया, और परचेज रिटर्न भी क्योंकि नॉमिनल है और सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल है, तो 2 P&L एडजस्टमेंट लिख सकते हैं। सही, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गीत 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मीत। तो पैसे मिले गीत से, पोस्ट कर दिया मीत में, डेबिट में। तो सस्पेंस डेबिट, और गीत को क्रेडिट करना है तो वो भी क्रेडिट कर देंगे, और मीत को हमने फालतू में डेबिट करा उसको भी अब क्रेडिट कर देंगे। और दोनों क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो इसमें P&L एडजस्टमेंट आएगा नहीं। हाँ 1790, सही। उसके बाद फिफ्थ है गुड्स वर्थ 1400 वर डिस्पैच्ड टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। तो हमने 1400 के गुड्स कस्टमर को भेज तो दिए साल ख़त्म होने से पहले, लेकिन बस इनवॉइसेस नहीं बनाए थे। तो हम सेल की एंट्री कर देंगे हम तो
क्या एंट्री हो गई सेल की, कस्टमर डेबिट टू सेल की जगह लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट। उसके बाद 6 गुड्स वर्थ 1600 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक एट क्लोज ऑफ द ईयर। द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न, मतलब अभी तक अप्रूव नहीं हुए। ग्रॉस मार्जिन वॉज 20% ऑन सेल। तो इसमें 2 एंट्रियाँ करनी पड़ेंगी। ये तो वो वाला हो गया अप्रूवल वाला, बुक में भी है सेम पॉइंट। तो पहले तो हम सेल को कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, वो क्या होगी, सेल डेबिट है ना। तो सेल डेबिट की जगह तो P&L एडजस्टमेंट 1600 टू कस्टमर या डेटर कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर इनकी हम निकालेंगे कॉस्ट, 20% माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 1280। तो उसकी एंट्री थी इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर तो लिख सकते हैं डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे, P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि वो नॉमिनल। उसके बाद 7th 500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर मानस वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। तो ये तो सिंपल है कि हमें 500 रुपये लेने थे मानस से, डेटर से, जो हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा। तो बस सिंपल, तो मानस डेबिट या डेटर डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि डेटर है ना ये, तो मानस डेबिट या डेटर डेबिट टू सस्पेंस। और 8th है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर दीप फॉर 6000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ये भी सेल को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो एंट्री हो गई दीप डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स की जगह लिख लेंगे P&L एडजस्टमेंट जी। अब इसमें देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 एंट्रियाँ हो गई, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, कोई लेजर भी नहीं बनाना ज़्यादा, और टाइम वेस्ट भी नहीं होता। हाँ, अब इसमें जनरली क्या गलती हो सकती है कि एक एंट्री लास्ट में हमें कंपलसरी करनी पड़ती है खुद, वो कौन सी। अब देखो हमने इतनी सारी एंट्रियों में क्या क्या लिखा, P&L एडजस्टमेंट लिखा ना हर जगह। तो P&L एडजस्टमेंट में जो भी बैलेंस बच रहा होगा अकाउंट का, वो निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। तो उसकी एंट्री करके दिखानी ज़रूरी है ये वाली। तो खाली रेक्टिफाई करके मत छोड़ना, 1 नंबर के लिए इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स, तो इसीलिए फिर हम रेक्टिफाई तो कर ही देंगे, पर P&L एडजस्टमेंट के बैलेंस को कैपिटल में भी ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, तो वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट में दे रखा था BRS का क्वेश्चन, 8 नंबर, ये भी 10 नंबर का अच्छा क्वेश्चन था। तो BRS तो बना लिया होगा। BRS का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था वैसे। तो जैसे इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें दे रखा है बैंक पासबुक अकाउंट नंबर ये ऑफ मिस टीना शोड एन ओवरड्राफ्ट। तो पहली बात तो ये कि हम पासबुक के हिसाब से चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है तो इसको माइनस आइटम में लिख लेंगे, है ना। तो इसको माइनस लिख लेते हैं। फिर हमें कुछ गलतियां पता चली या कुछ बातें पता चली, वो देख लेते हैं। चेक ऑफ 4320 क्रेडिटेड इन द पासबुक, तो पासबुक में पैसे बढ़ गए। इज डेबिटेड अगेन बीइंग डिसऑनर्ड इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल, देयर इज़ नो एंट्री इन द कैश बुक अंटिल द डिसऑनर। तो इसका क्या करेंगे, ये बुक का क्वेश्चन है, नो इफेक्ट। तो हमें इसका कुछ नहीं करना, तो ये पॉइंट जो है हम छोड़ देंगे, क्योंकि पासबुक में जो डिसऑनर हुआ वो 1 अप्रैल को हुआ और हम तो 31 मार्च तक का ही BRS बनाते हैं। तो अगले दिन अगर कुछ हुआ है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड में लिखा है बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट, बैंकर्स ने क्रेडिट कर दिया उसका अकाउंट विद इतने फॉर द इंटरेस्ट बट सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो पासबुक तो बढ़ी हुई है तो माइनस कर देंगे, हाँ 1100। थर्ड, आउट ऑफ 82,000 पेड बाय मिस टीना इन कैश एंड बाय चेक ऑन ये, चेक्स अमाउंटिंग टू 30,000 वर कलेक्टेड। 30,000 के चेक्स बाद में कलेक्ट हुए पासबुक में, तो प्लस कर देंगे।
आउट ऑफ द चेक अमाउंटिंग टू 31,200 इशूड बाय हर ऑन 27 मार्च, चेक ऑफ 10,000 वॉज एनकैश्ड ऑन बाद में। तो 10,000 के चेक को माइनस कर देंगे। उसके बाद बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट फॉर 2,000 पेड इन हर अकाउंट बाय ये एंड ए रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक फॉर 1,200 अगेंस्ट हर अकाउंट ये। तो बैंक ने दो गलतियां कर दी हैं, तो 2,000 रुपये को तो माइनस कर देंगे क्योंकि पासबुक भरी हुई है, और 1,200 रुपये को प्लस कर देंगे क्योंकि पासबुक में गलती से पैसे कट गए थे। उसके बाद 6th, ए चेक फॉर 4,000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 ये। तो कैश बुक तो बढ़ा दी हमने लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ाया, तो प्लस कर देंगे। उसके बाद 7th है बिल्स रिसीवेबल फॉर 20,800 प्रीवियसली डिसऑनर्ड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। तो एक बिल था जो पहले हमने मतलब डिस्काउंट करवाया था, डिस्काउंट दे रखा है 800, प्रीवियसली डिस्काउंटेड होगा शायद ये वर्ड, विद बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया। तो मतलब पासबुक में पैसे कट गए होंगे 20,800, तो हम प्लस कर देंगे 20,800, बाकी डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। फिर 8th, बिल फॉर 40,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 700 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, तो कैश बुक में तो हमने पूरे ही 40,000 रुपये कम कर दिए, लेकिन पासबुक में हमने रिबेट के अंदर पे करा तो सिर्फ 39,300 पे करे होंगे, तो पासबुक में 700 रुपये हम और माइनस कर देंगे, ठीक है। और 9th, चेक फॉर 9,600 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमने चेक जमा तो कर दिया बैंक में लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, एंड वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च, प्लस कर देंगे। हाँ नहीं, चेक डिपॉजिट करा लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करा, तो इसका मतलब पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी, तो पासबुक में से माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब है चेक जो है बैंक में तो आ गया, कैश बुक में नहीं हमने रिकॉर्ड करा, कैश बुक नीचे चल रही है, तो पासबुक को भी नीचे करना पड़ेगा बराबर लाने के लिए, है ना। हम तो पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो माइनस आइटम में लिख देंगे। तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस करके बैलेंस जो बचेगा, बैलेंसिंग फिगर स्टार्टिंग वाला माइनस आइटम में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दे रखा है ना, नहीं किसी भी बुक से दे रखा हो ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस आइटम, और बाकी एडजस्टमेंट हमने क्योंकि पासबुक के हिसाब से ही करी है, तो 134,300 माइनस आइटम में होगा, 11,200 भी माइनस आइटम, उसके बाद मैं बता देता हूँ 30,000 प्लस आइटम, उसके बाद 10,000 माइनस आइटम, उसके बाद 2,000 भी माइनस आइटम, 1,200 प्लस आइटम में लिखा होगा, 4,000 ये भी प्लस आइटम में लिखा होगा, उसके बाद 20,800 ये भी प्लस आइटम में लिखा होगा, और 700 रुपये माइनस आइटम में लिखा होगा, और 9,600 भी माइनस आइटम में लिखा होगा। तो सब कर आके बैलेंस बच रहा है, माइनस आइटम्स का टोटल ज़्यादा आ रहा है 111,800, है ना, ये बैलेंस बचेगा सही। तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा 111,800, परफेक्ट। तो ये भी देखो एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का BRS, ना कोई लेजर बनाने ना कोई बड़ी कैलकुलेशन, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो मतलब अगर आप ये दोनों क्वेश्चन जल्दी कर लोगे A और B पार्ट, तो 20 नंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बस उसके बाद तो सब क्वेश्चंस देख रखे हैं। जैसे 3 का A जो है उसमें लिखा था लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये लाइन पढ़ते ही समझ जाओगी किसका क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का। हालांकि कह रहा है उसकी बैंक इन्फॉर्मेशन है और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट, तो जो भी वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देता है, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बैंक और फिक्स्ड एसेट, इनके अकाउंट बना लेंगे वही तरीका। और इसने बैंक की ट्रांजैक्शंस दे रखी है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो इसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर वो पोस्ट कर लेंगे।
एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, वो भी बैंक टू कैपिटल। हाँ, फिक्स्ड एसेट बेच दिए, बुक वैल्यू थी 2500, बेचे 1750 में, तो 750 का लॉस हो गया। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, ड्राइंग्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट में जुड़ जाएगा और टू बैंक। बाकी कह रहा है कैश ट्रांजैक्शन कोई है नहीं और हम गुड्स बेचते हैं कॉस्ट प्लस 25% में। कॉस्ट आपको दे रखी है 260, तो बस ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। 260 का 25% कितना, 65,000, 65 है ना। बस तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, है ना। तो बाकी इसको सॉल्व कर लोगे अगर तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का तो 65,000, नेट प्रॉफिट का 14,000। नेट प्रॉफिट में बस आप पीएनएल में क्या क्या लिखना है, जो लॉस हुआ वो, और डेप्रीसिएशन और एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट आपकी दोनों साइड टैली हो जाएगी। 2,09,000। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब सिंगल एंट्री का अगर देखोगे, है ना। तो ये तो इजी था और टैली भी हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, ये पार्टनरशिप का डेथ का क्वेश्चन है। अरुण, वरुण एंड तरुण आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। फिर लिखा है तरुण डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को तरुण की डेथ हो गई, तो मतलब 3 महीने बाद। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च स्टूड एज। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, बाकी सब नॉर्मल बातें दे रखी हैं। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू तरुण इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट 175, तो इसमें 25,000 का फ़ायदा हो गया, सही। डेटर्स वर ऑल गुड, नो प्रोविजन इज़ रिक्वायर्ड, 2,000 का फ़ायदा हो गया। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 13,500, 1,500 का नुकसान हो गया। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तरुण शेयर बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ वरुण एंड अरुण एंड वरुण। तो 5 साल के प्रॉफिट्स कह रहा है प्रिसीडिंग, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनका एवरेज लेकर कितना आ गया होगा गुडविल, 26,250, ठीक है। और उसमें तरुण का शेयर कितना आ गया, 8,750, ठीक है। तो वो 8,750 तरुण को मिल जाएगा और आधा आधा उन दोनों से ले लेंगे, कितना कितना, 4,375 ईच, ठीक है, सही। बाकी फिफ्थ में कह रहा है कि तरुण क्योंकि मर गया था तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रिसीडिंग 3 ईयर्स। उसमें खाली आपको प्रिसीडिंग 3 साल के ही प्रॉफिट लेने हैं, तो 25, 22, मतलब ये, तो कितना आ रहा है, अच्छा उसका प्रॉफिट का शेयर आ गया तरुण का 1875, तो इसके लिए हम पीएनएल सस्पेंस के थ्रू डेबिट कर देंगे बस। तो कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। तो रिवैल्यूएशन में तो प्रॉफिट आ रहा होगा कितना, 25,500, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस बच रहे होंगे, अरुण का 125, ठीक है, वरुण का, ठीक है, सिंपल। और वो जो मर गया उसके एग्जीक्यूटर में, तरुण से एग्जीक्यूटर 11850, कैसे क्या क्या डाला, एक तो कैपिटल 75, जनरल रिजर्व 4,000 उसका शेयर हो गया 79, और गुडविल का शेयर 8,750 और 1875 पीएनएल सस्पेंस, और रिवैल्यूएशन का गेन कितना 8,500, ठीक है। तो ये जोड़कर कितना आ रहा है, 98,125 आएगा, 98,125। तो पीएनएल सस्पेंस जोड़ लिया, कैपिटल का बैलेंस जोड़ लिया और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ लिया 8,500 और जनरल रिजर्व 4,000, है ना।
इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो कर देंगे तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 309,375 दोनों साइड का। ठीक है, तो ये इजी ही क्वेश्चन था, डेथ का तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट्स दे रखे होते हैं। तो ए में तो लिखा है अमर अकबर एंड एंथनी आर इन पार्टनरशिप, द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन ये, और दे डिसॉल्व हो गए। तो ये क्वेश्चन इन्होंने इस बार आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दे रखा है जो हमारे बुक में है, सेम मटेरियल का, तो हमने करा भी था, बाकी पढ़ लेते हैं। तो 3 पार्टनर हैं और अमर अकबर एंथनी, तीनों की कैपिटल दे रखी है, और फिर कह रहा है कि उनको जो अमाउंट रियलाइज़ हुए वो टुकड़ों में हुए, 3 टुकड़ों में। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी मेड अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। तो सिंपल, ये तो सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। तो इसका तो आंसर मतलब लिख देते हैं, एंड में जो आएगा वो कितना आ रहा है निकाला रियलाइजेशन लॉस, हाँ वो आएगा 10,000, 6,000 और 4,000, है ना। तो मैक्सिमम लॉस मेथड का प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कॉन्सेप्चुअल, बस वही अप्लाई करना है। तो ये तो बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है था। बाकी फोर्थ का बी पार्ट जो होता है वो जनरली एनपीओ का होता है, एक क्वेश्चन मतलब पार्टनरशिप के साथ एनपीओ का लगा के रखते हैं, तो वही इसमें है। तो एनपीओ में इन्होंने दे रखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मेसर्स ज़ारा क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्रेडिटर्स, फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब लाइबिलिटी। बाकी कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, तो ये तो सब्सक्रिप्शन वाले अकाउंट से यूज़ हो जाएगा, और पेमेंट करी स्पोर्ट्स मटेरियल की, वो स्पोर्ट्स मटेरियल वाले अकाउंट से यूज़ हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक सब्सक्रिप्शन का और एक स्पोर्ट्स मटेरियल का कंज्यूम पार्ट निकालने का। तो वही कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन और स्पोर्ट्स मटेरियल जो आप शो करोगे, और हाउ दीज आइटम्स विड अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बहुत इजी हो गया, देखो बैलेंस शीट में तो स्टॉक एसेट हो गया, तो ओपनिंग क्लोजिंग एसेट में दिखा देंगे, अमाउंट ड्यू लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी एसेट हो गया, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी। बाकी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर आप सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लोगे, और कंज्यूम्ड पार्ट निकालने के लिए स्टॉक अकाउंट बनाकर और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर स्पोर्ट्स मटेरियल का वो निकाल लोगे कि कितना कंज्यूम करा। तो सब्सक्रिप्शन का तो आ जाएगा कितना 34,56,000, है ना। इजी है, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बन जाएगा। और स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हम कैसे बना सकते हैं, जो हमने अमाउंट ड्यू दे रखा है, देखो मतलब जो क्रेडिटर दे रखा है, हम क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे 877,500, फिर जो हमने पेमेंट करी वो ले लेंगे 2025, और माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस 607,500, तो आ जाएगी क्रेडिट परचेज़। उसमें परचेज़ में प्लस कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक 675, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,12,500। तो हमारा कंज्यूम्ड अमाउंट आ जाएगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 19,57,500 का कंज्यूम कर लिया। बस, तो ये दोनों आंसर आ गए, और बैलेंस शीट में तो हमने मार्क कर ही लिया ओपनिंग क्लोजिंग। तो बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था। तो MTP 1 तो पूरा ही आसान था। अब देखो 5th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें पहला पार्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉप द ट्रायल बैलेंस। तो कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाओ, तो वो तो सिंपल है। अब ट्रायल बैलेंस का रूल क्या है, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू को क्रेडिट में लिखना है, एक्सपेंस और एसेट को डेबिट में लिखना है। तो कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगी, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड भी डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न भी डेबिट, रेंट भी डेबिट, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट, परचेज भी डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, सेल्स क्रेडिट में आ जाएगी, बस रेवेन्यू है। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ जाएगी, रेवेन्यू है। उसके बाद प्लांट डेबिट, डेटर डेबिट, है ना। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा,
कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ये क्रेडिट में आ जाएगी। बाकी डेबिट कैश एट बैंक, उसके बाद 61,500 ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट और मोटरसाइकिल भी डेबिट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड में इंटरनल चॉइस है कि 1 या 2 में से कोई भी सब पार्ट कर सकते हो, तो देख लेते हैं दोनों। तो 1 तो सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, और ये दे रखा है, कह रहा है क्लोजिंग एंट्रीज कर लो जर्नल में। तो सीधी सीधी हो गई ट्रेडिंग वाली, हाँ ट्रेडिंग वाली हो गई है ना। तो जो भी चीज़ें डेबिट होंगी तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ये, क्रेडिट होंगी तो सेल्स अकाउंट डेबिट या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उसकी लास्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो ये तो मतलब अपने आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन आपका, कि इसमें आपको एक मिस्टर मनदीप है जिनकी फैक्ट्री है और कुछ जानकारी दे रखी है। तो ओपनिंग WIP डेबिट साइड में लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्लोजिंग WIP क्रेडिट साइड में। ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करेंगे और क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद मशीन के हायर चार्जेस, ये भी डेबिट में लिख लेंगे। फैक्ट्री के हायर डेबिट में लिख लेंगे। डायरेक्ट वेजेस डेबिट में लिख लेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ 5,40,000 का, तो इसका क्या करना है, हाँ तो इसको नहीं लिखना, मतलब इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग में लिखना, आएगा डेबिट साइड पे, हेडिंग चेंज हो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उसने दे रखे हैं 15 लाख, तो वो हमारे एक्सपेंसेस को निकालने में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो बच जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, तो ये भी 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बेसिकली। उसके बाद सी पार्ट देख लेते हैं, ये नया है। सी पार्ट में लिखा है फेस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक कंपनी की आपको देखो बैलेंस शीट दे रखी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल है, P&L है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, बाकी बोरिंग्स के अंदर इसके 12% डिबेंचर्स भी हैं 3,60,000 के, ट्रेड पेबल PPE है, DRR I है। अब देखो याद करो, लिमिट्स याद है, हाँ DRR 10% होना चाहिए, वो है, और DRRI 15% होना चाहिए, तो वो भी है, तो मतलब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फिर लिखा है एट द AGM इट वॉज रिजॉल्व्ड टू गिव एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 1 10 रुपी शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। हम हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर का मतलब उनको राइट दे रहे हैं कि आप ले सकते हो। तो हमारे जैसे कितने शेयर्स हैं, 60,000, तो इसका मतलब 4 बट को 1 दे रहे हैं, तो 15,000 शेयर्स का हम राइट दे रहे हैं। तो ये तो आप सीधी एंट्री कर दोगे 15,000 शेयर्स के हिसाब से राइट शेयर वाली, फेस वैल्यू 10 ले लेना और राइट प्राइस है 15 रुपये, तो मतलब 5 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। हाँ, 2.5 लाख, 1.5 लाख और 75,000, मतलब 2,25,000, 1.5 लाख और 75, है ना, 15 × 15 2,25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000, टू शेयर कैपिटल 1,50,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 75। फिर लिखा है कि अब कंपनी एक बोनस शेयर भी देना चाहती है हर 5 के बदले में, तो अब शेयर 75,000 हो गए टोटल कंपनी के, तो हर 5 के बदले में 1 शेयर फ्री मिलेगा, तो मतलब 15,000 शेयर्स फ्री मिल जाएंगे। तो उसके लिए एंट्री पहली तो होगी सैंक्शन वाली, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, P&L डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। और थर्ड में कह रहा है कि प्रीमियम 3% पर डिबेंचर्स को रिडीम कर दो, तो इसकी एंट्री थी परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर,
फिर PNL डिबेंचर होल्डर टू बैंक चेक देने की एंट्री, फिर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको PNL से राइट ऑफ कर देंगे तो PNL डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और उसके बाद DRR बेचने की एंट्री, मतलब DRR बेचने की एंट्री बैंक टू DRR, और DRR ट्रांसफ़र करने की एंट्री तो DRR टू जनरल रिजर्व। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें डिवेंचर का कॉन्सेप्ट पूरा लग गया, और बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स को भी एक एंट्री राइट इशू की और 2 एंट्री बोनस इशू की, वो भी हो गई। तो क्लियर हो गया। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हमेशा इजी रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो कि ये हमें आता ही है, क्योंकि 6 का जो ए पार्ट होता है वो होता है आपका इशू ऑफ शेयर्स का जनरली, या डिवेंचर्स का भी आ सकता है। तो जैसे इसमें तो 15 नंबर का ही है ना, तो ये तो मतलब एक इजी क्वेश्चन है कि कंपनी ने शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का शेयर है 14 रुपये पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के बारे में दे रखा है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव हो गई ज़्यादा शेयर्स के लिए, ठीक है, उसके बाद 10,000 को हमने फुल दे दिया, 50,000 शेयर्स को 25,000 और 5 लाख को, ठीक है, और यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ। तो ये तो सिंपल कर ही लोगे, मतलब है ना। इशू ऑफ शेयर का तो मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता कि वो तो आपका सेम 12th की तरह ही है। बाकी बी पोर्शन जनरली थ्योरी का, अगर छोटा क्वेश्चन है तो थ्योरी का आ जाता है। तो 5 नंबर में पूछ रहा है कि फैक्टर्स क्या हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 3 फैक्टर होते हैं लिखवाए थे, एक कॉस्ट, एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो तीनों को डिफाइन करना है। और दूसरे में कह रहा है एकोमोडेशन बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल की कहानी बता दो। तो एकोमोडेशन ऑफ बिल में होता है वो जो ट्रेड बिल नहीं होते, दोस्त आपस में हेल्प करने के लिए करते हैं, और रिन्यूअल ऑफ बिल में ड्रॉई पैसे नहीं दे पाता, फिर वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मेरे को बिल रिन्यू करके दे दो। तो क्लियर हो गया बोला। तो अब देखो MTP 2 में भी सेम पैटर्न, पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गया, उसका ए पार्ट ट्रू फॉल्स का, तो ये एक बार देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट में तो दे रखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कम्प्लीटली डैमेज्ड बाय फायर इज कैपिटल रिसिप्ट, ट्रू, क्योंकि ये इर्रेगुलर नेचर का है, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड जो होता है वो तो हमारे लिए वैसे भी क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये किस नेचर का है, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हमें इनकम नहीं हो रही ना, तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कह सकते, है ना। सेकेंड है इन द बैलेंस शीट ऑफ एंजल लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 15 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 1,05,000 अपीयरिंग, द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन प्रीमियम टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ट्रू, क्योंकि इसका रीज़न है सेक्शन 52, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन हमने पढ़ रखा है, उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ट्रू, तो ये हमने पढ़ रखा है। रेलिवेंसी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। फोर्थ है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉल्स, तो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। द डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक, फॉल्स, परचेज रिटर्न में यूज़ होता है। और डिवेंचर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स, तो ये भी फॉल्स, वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं होते, परफेक्ट। बाकी बी में ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव ए मटीरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि कोई एग्जाम्पल देकर बताओ कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बाकी एक याद कर लो एग्ज़ाम के लिए, जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अलग अलग पॉलिसी होती हैं, फीफो भी, वेटेड एवरेज भी, है ना। तो आप इसमें ये लिख देना कि अगर कोई भी कंपनी अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करती है और वो फीफो से वेटेड एवरेज फॉलो करेगी तो उससे फिर स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगी। तो देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है बस। उसके बाद सी, ये भी इजी क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन का रिवैल्यूएशन मतलब रीअसेसमेंट हो गया।
तो प्लांट कॉस्टिंग है 80 लाख रुपए, उसको हम 10 साल पर राइट ऑफ कर रहे हैं। तो 4 साल बाद हमने उसकी वैल्यू को 3,20,000 बढ़ा दिया। तो 80,000 की मशीन थी, 4 साल बाद वैसे उसकी वैल्यू कितनी बच रही होगी? 48 लाख। फिर आपने उसको 3,20,000 और बढ़ा दिया तो कितनी हो गई? 5120। लेकिन अब कह रहा है कि रिमेनिंग लाइफ एसेस हुई है 8 साल, तो रिवाइज डेप्थ कितना आ गया? 640। बस, तो ये आंसर हो गया। तो 4 नंबर ये पक्के। तो इसमें तो मतलब 20 नंबर बहुत ही इजी हो गए पहले क्वेश्चन के। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दे रखा है वो है आपके इन्वेंट्री का। तो सेकंड के ए में 2 पार्ट्स हैं। ए जो है ये आपका क्वेश्चन, ये ना बुक का क्वेश्चन है, तो ये आप मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। ये इन्वेंट्री चैप्टर का है, ICAI के मटेरियल में भी दे रखा है, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है, मैं टेक्सचर बता देता हूँ फिर आप उससे रेफर करना। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 32 लाख है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 30 लाख है। लेकिन उसने कुछ गलतियाँ बताई, जैसे कि हमने परचेज़ के अंदर 1,20,000 इंक्लूड कर रखे हैं, जो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग के हैं, है ना। तो इसका मतलब परचेज़ में नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमने 3,20,000 के गुड्स को फ्री सैंपल में दे दिया था और कोई एंट्री नहीं करी, तो फ्री सैंपल डेबिट टू परचेज़, यानी कि ये स्टॉक को भी कम करेगा और P&L में एक्सपेंस भी होगा। तो इसमें ना आपको उसने 2 चीज़ें निकलवाता है कि एक तो प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, और फिर स्टॉक की रिवाइज्ड वैल्यू बताओ। तो ये सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इन्वेंट्री चैप्टर का सेकंड प्रॉब्लम है ना। तो ये तो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया बुक का ही। बाकी सेकंड ये कर लेते हैं एक बार सॉल्व। बी पार्ट, ये BRS का है। देखो इसमें दे रखा है ऑन 30th सितंबर द बैंक अकाउंट ऑफ अखिल अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओवरड्रॉन दे रखा है, तो देखो इसमें कैश बुक के हिसाब से चलेंगे, और ओवरड्रॉन का मतलब है माइनस आइटम, ठीक है। तो इस बार हमें कैश बुक के हिसाब से बढ़ाना घटाना है। हालांकि कह रहा है ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 83,032, और उसने बैंक का यानी पासबुक का भी बैलेंस दे रखा है। तो जब हम BRS बनाएंगे अभी, तो बाद में हमारा पासबुक का आंसर यही निकलेगा, है ना। लेकिन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं उसने। तो पहला है चेक फॉर 5256 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 वो, तो बाद में क्रेडिट करा। तो अब हम कैश बुक के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो हाँ, तो हमें क्या बनानी है? कैश बुक एडजस्टेड बनानी है। अब ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, तो इसको BRS में लिखेंगे, राइट। तो इसको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लिखेंगे, तो इसको BRS में लिखेंगे। तो हम अपने कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो कैश बुक को क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे, तो इसको माइनस आइटम में ही लिख लेंगे। फिर पेमेंट बाय चेक ऑफ 64,000 हैज़ बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अब ये हमारी एक गलती होगी कि हमने कैश बुक में 2 बार कम कर दिया, तो इसको कैश बुक में डेबिट साइड लिख देना ताकि कैश बुक बढ़ जाए, है ना। हमें कैश बुक को बढ़ाना है। फिर ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 469,600, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी, तो अब हमें कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। बैंक चार्जेस 2320, बैंक ने पैसे काट लिए, तो अब हमें कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड। ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 80,000, बैंक ने हमें 80,000 रुपये दे दिए गलती से। अब देखो बैंक की गलती हम BRS में लिखते हैं, तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, तो अब हमें कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको प्लस आइटम में लिख लेंगे। उसके बाद अगला बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 5,60,000 डिस्काउंटेड बाय अखिल विद हिज बैंक, द बिल वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अखिल। तो एक बिल डिसऑनर हो गया, पासबुक कम हो गई, तो हमें कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये तो BRS में लिखेंगे, और चेक इशू कर दिए, कैश बुक कम हो गई होगी, तो अब हमें कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस आइटम में लिख लेंगे बस।
तो जब आप रिवाइज्ड कैश बुक बनाओगे तो क्या बैलेंस आएगा? सही, 44,968 ओवरड्राफ्ट, है ना। और फिर जब BRS बनाओगे तो फाइनली पासबुक का बैलेंस क्या आ जाएगा? वही आएगा 83,032। तो इसमें तो आंसर हमें पहले से ही पता है क्या आएगा, बस दिखाना है। तो इसमें अच्छा है, ये एग्ज़ाम में आपके लिए भी, ऑनलाइन के बच्चों ये ध्यान रखो कि अगर मान लो आपको पहले से ही पता है ये आंसर आएगा, तो कुछ भी करके भीड़ भाड़ के यही आंसर निकालना है। तो कुछ प्लस माइनस उल्टे सीधे भी हो जाएं तब भी अपने आप इधर उधर करके, आंसर तो पता ही है पहले से कि यही आएगा। तो बस ये तो एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड का जो ए पार्ट है, ये अगेन आपका स्टडी मटेरियल का ICAI का सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हो। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, चैप्टर 7 यूनिट 2, है ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 है, इसमें आपको मिसिंग फिगर्स भरनी है। तो ये आप बुक से एक बार देख रेफ़र कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, क्लास में भी हमने भी डिस्कस करा है। तो क्रेडिटर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है इसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी क्योंकि उसने कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी। तो इसमें भी वही कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ गलतियों को हम ठीक करके क्वेश्चन कहता है कि आप रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। तो ये तो बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 10 नंबर का, सेम फिगर्स के साथ। तो ये वाला तो एज इट इज़ हो जाएगा। बाकी बी देख लेते हैं, ये एक बार करके देख लो अगर नहीं करा तो। ये पार्टनरशिप का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, राम, लखन एंड भरत आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ऑन 1 अप्रैल देयर फिक्स्ड कैपिटल स्टूड एट ये एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड भरत वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 15,000 पर एनम। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू IOC एट 5% पर एनम। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। द नेट प्रॉफिट, और 2 साल गलतियाँ हुई हैं हमसे, नेट प्रॉफिट 2023 का 99 एंड 2024 का 135 वॉज डिवाइडेड इक्वली। तो गलती से हमने बराबर प्रॉफिट बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट। तो कह रहे रेक्टिफाई करो। तो करके देखो, इसके स्टेप याद है। तो जो गलत रेशियो में आपने प्रॉफिट बांटा वो तो डेबिट कर दोगे पहले, और सैलरी क्रेडिट, IOC क्रेडिट, और प्रॉफिट सही निकालकर उसको कैपिटल के रेशियो में 2:1:1 में क्रेडिट। तो एक बार करके देखकर फिर बताओ क्या एडजस्टमेंट आएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर सॉल्व। तो क्या आ रहा है आंसर फाइनल? तो एल डेबिट 27,000, टू राम 24,000, टू ब्रदर 3,000, बिल्कुल सही है ना। और करंट अकाउंट लिख लेंगे, सही। तो ये समझ आ गया सिंपल। ये तो 1,35,000 और 99 को 111 में डेबिट कर दिया रॉन्ग वाले रेशियो में, और सैलरी को क्रेडिट कर दिया 2 साल की, वो होगी 30,000 रुपये, है ना, भरत को। और इंटरेस्ट जो निकाला होगा वो भी 2 साल का निकाल के क्रेडिट कर दिया। और फिर सही प्रॉफिट जो बच गया होगा माइनस करके, वो कितना बच रहा था? 174, है ना। उसको अब सही रेशियो में 2:1:1 में क्रेडिट कर देंगे, फिर नेट इफेक्ट निकल जाएगा। सही, 12th के क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद C, ये भी 12th का क्वेश्चन है, गुडविल का। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4 साल के। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 6%। रेम्यूनरेशन दे रखी है पार्टनर्स की 6,000 पर एनम। तो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो आप 3 साल का पहले एवरेज ले लो 75, 50 और लॉस 17। तो इनको जोड़कर डिवाइड बाय 3 कर लो, आ जाएगा 36,000। एवरेज माइनस कर दो रेम्यूनरेशन, तो बच गया 30,000। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो सीधा सीधा आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, उसका 10% 20,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 30 - 20 10,000, और इनटू 2 years परचेज कितना हो गया? 20,000। बस 5 नंबर पक्के। तो ये भी, हाँ, रेम्यूनरेशन एवरेज प्रॉफिट निकालते समय माइनस करते हैं लास्ट में, है ना, बिल्कुल सही। उसके बाद 4th, फिर से अगेन 2 पार्ट्स होते हैं जनरली।
तो ए पार्ट जो है वो है, पढ़ते हैं पार्टनरशिप का। द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अल्फा एंड एसोसिएट कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें एक फ्री रिजर्व है, तो ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, है ना। बाकी लिखा है जेड इज़ एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड का शेयर है 1/5, ठीक है। जेड ब्रॉट 2,40,000 एज कैपिटल और 32 एज गुडविल, तो टोटल हो गए 272 जो वो लाया। बाकी प्लांट को 15% डेप्रीशिएट कर देंगे, नुकसान। लैंड एंड बिल्डिंग को 40% डेप्रीशिएट कर देंगे, फ़ायदा हो गया। प्रोविज़न बना देंगे 5% डेटर्स पर, ये भी नुकसान हो गया। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 6,000 की आ गई, ये भी नुकसान हो गया, तो ये तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, सिंपल। बाकी लिखा है इमीडिएटली आफ्टर जेड एडमिशन गुडविल ब्रॉट बाय हिम वुड बी एडजस्टेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, वो तो हम वैसे भी करते हैं। देयर आफ्टर बस कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इन सच अ मैनर दैट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें नया रेशियो क्या आ रहा था जेड के आने के बाद? 5:3:2। हाँ, तो बस 5:3:2 में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट बेसिकली जब करनी होगी तो आप उनकी कैपिटल को 5:3:2 में कर दोगे, और जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो 12th जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट, इसमें तो कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम 12th। तो रिवैल्यूएशन में कितना आ रहा है प्रॉफिट? 1,70,500, अच्छा 117,500, ठीक है, हाँ सही आ रहा है। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो आ रही होगी पहले, वो आ रही होगी 6,03,60 और 240, है ना, क्योंकि Z 240 लाया, तो Z के बेसिस पर हम बाकी दोनों की भी निकाल लेंगे, 6 लाख और 360। तो करंट अकाउंट में क्या क्या बैलेंस बचा? सही, Y में करंट अकाउंट में 680862, ये डेबिट साइड बचा होगा, है ना। और X के में क्रेडिट में 26562, ये बचा होगा क्रेडिट साइड। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये नीचे एसेट साइड पे आ जाएगा बैलेंस शीट में, और वाई वाला जो है वो लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है ना, सेम 12th का। और बैलेंस शीट टोटल फाइनली कितना आ रहा होगा? 13,28,862, सही है। तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था 12th का, इजी। उसके बाद बी क्वेश्चन, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का, सेम है, बाकी एक बार पढ़ लेता हूँ। इसमें लिखा है कि राम कैरिड ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट, ही हैज़ नॉट मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस लाइन से पता चल गया कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 रुपये इन कैश एंड डिपॉजिट द बैलेंस इनटू बैंक। 10,000 रुपये वो कैश रखते हैं और बाकी बैलेंस बैंक में डाल देते हैं। बाकी उसने प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल्स, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, कैश, एसेट, लाइबिलिटी, एसेट, फिर डेटर भी एसेट, स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग निकल जाएगा। बैंक पासबुक में कुछ एनालिसिस दे रखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, लोन फ्रॉम लक्ष्मण 1 अक्टूबर को लिया, 10% पर एनम का ब्याज है, तो इस पर आपको 6 महीने का ब्याज लगाना पड़ा होगा 5,000, ठीक है। कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी लिखा है कि ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 रुपये इन कैश एंड सैलरीज 40,000 रुपये इन कैश। ये खर्चे आ गए सैलरी के, और 20,000 क्रेडिटर को पे हो गया। ही हैज़ ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अब कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और कोई उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी। सरप्लस कैश इफ एनी इज टू बी टेकन एज कैश सेल्स, तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे वर्किंग में तो उससे कैश सेल्स पता लग गई होगी। तो बस कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। तो ये वैसे बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ट्रेडिंग में कितना आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मतलब दे ही रखा था 3,10,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, बैलेंसिंग फिगर 1,20,000, ठीक है। और P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट
1,45,000 सही आ रहा है ना, इजी था। और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 560। तो ये तो इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो बस उसके बाद 5th क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है ए, ये अगेन जो अभी हमने जैसे MTP 1 में करा सेम उसी तरह है बिल्कुल। तो इसमें भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, और गलतियां जो हमें पता चली वो कब पता चली, नेक्स्ट ईयर। तो नॉमिनल अकाउंट्स पर हम P&L एडजस्टमेंट का वो कर देंगे। बाकी 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन्स इसमें दे रखी है ना। तो ये आप करके देख सकते हो एक बार। जैसे पहले में लिखा है रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, तो प्रिंसिपल एरर है। तो इसका आंसर वैसे तो होता है बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर, लेकिन सॉरी रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग, है ना, आंसर ये होता है। लेकिन अब हम रिपेयर डेबिट तो कर नहीं सकते, तो P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब सेकंड में लिखा है एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट। अब हमने फ्रेट को कम लिखा, तो वैसे तो एंट्री होती है फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन अब क्या कर देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। थर्ड है गुड्स वैल्यू ऑफ 3150 रिटर्न बाय कस्टमर, तो मतलब सेल रिटर्न हो गई, लेकिन लिखा है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 7 कंपनी एंड ऑल्सो टू द सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो एंट्री होती है सेल रिटर्न टू कस्टमर, लेकिन हमने गलती से डेबिट में लिख लिया कस्टमर के, तो अब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस टू 7 कंपनी 6300। बाकी कह रहा है सेल्स रिटर्न को भी हमने क्रेडिट डेबिट करा है, तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं हुई। तो सेल रिटर्न तो ठीक है। उसके बाद 4th है सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 90,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, जिसका टोटल हमने सेल्स अकाउंट में लिख दिया। तो बेसिकली आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, जबकि होना चाहिए था फर्नीचर क्रेडिट। तो अब एंट्री तो वैसे होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन अब हम क्या कर देंगे P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। सही, तो इसकी एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। और 5th में है बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हमें 60,000 का, जो डिसऑनर हो गया, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक एंड डेबिटेड टू BR। तो इसमें गलती ये हो गई कि हमको एंट्री करनी होती है कंफर्ट कंपनी डेबिट टू बैंक, लेकिन हमने गलती से कर दिया BR को डेबिट। तो अब हम क्या कर देंगे कंफर्ट कंपनी डेबिट टू BR। तो कंफर्ट कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि उसको डेबिट करना चाहिए था, और गलती से BR को डेबिट कर दिया था, उसको क्रेडिट कर देंगे। और दोनों ही क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो कुछ होगा नहीं। चलो, ये तो 5 नंबर का था। बाकी B पार्ट जो है आपका, ये एक NPO का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है वैसे। इसमें आपको RNP अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं, सब्सक्रिप्शन दे रखी हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, ये लाइबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीन एसेट, स्पोर्ट्स गुड एसेट। बाकी सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ये दे रखा है, सैलरी पेड, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 87,000, 50% इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी एट 80% फेस वैल्यू, तो इसमें हमारा कुछ लॉस आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो गया 7,000, ठीक है, फर्नीचर सोल्ड कर दिया बिगनिंग में, और मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड हमने लास्ट डे पर यूज़ करने के लिए लगाए हैं जो परचेज़ करें, यानी कि खरीदे हुए पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। और बाकी मशीन पर डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स गुड पर और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लेना है, और ये उसने एक्सपेंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और सॉल्व करनी पड़ेंगी एडजस्टमेंट्स। तो ये वैसे बुक का क्वेश्चन है, लेकिन आप मार्क कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इसमें फंडा ये है
कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो तुम सारी रिसिप्ट लिख लेंगे, सारे पेमेंट लिख लेंगे, चाहे कैपिटल नेचर हो रेवेन्यू नेचर हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ जो एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू नेचर के और पेमेंट्स होंगी मतलब रिसिप्ट्स वो लिखेंगे, है ना। तो ये आप करके देख सकते हो ट्राई। बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपका बैलेंस सीडी बच जाएगा, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस बच जाएगा 145, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपका सरप्लस आ जाएगा 82,175, है ना। तो एक बार पहले ट्राई भी करके देख सकते हो, नहीं तो सॉल्यूशन से तो रेफर कर ही लोगे। बाकी 6 क्वेश्चन एज यूजुअल वो सिंपल है, उसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी। पहला क्वेश्चन तो इशू ऑफ शेयर का है, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, 15 नंबर का, ठीक है। तो इसमें तो एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। मिस्टर ए ने तो फर्स्ट कॉल पर सारा पैसा दे दिया, मतलब कॉल्स इन एडवांस हो गया इसका तो। और जब फाइनल कॉल करी तो एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया और एक और शेयर होल्डर है उसने भी पैसा नहीं दिया। उन्होंने अपने अपने पैसे 3 और 4 महीने बाद दिए, तो उन पर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर लगा देंगे। बाकी जिसने जल्दी पैसा दिया कंपनी उसको कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट भी देगी। बस ये पता होना चाहिए कॉल्स इन अरियर पर कितना % लेती है कंपनी इंटरेस्ट, 10% पर एनम के हिसाब से, और कॉल्स इन एडवांस पर कितना देती है, 12%। बस तो कह रहे जनरल एंट्री करके दिखा दो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो 15 नंबर में। और बी पार्ट में आपका थ्योरी होता है, तो इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उनकी पार्टीज़ पर नोट लिखना है। तो ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, रिटायरमेंट ऑफ बिल, जल्दी पैसा मिल गया, रिबेट वाली स्टोरी, और एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसिडरेशन फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमने नोट्स में भी डायरेक्टली लिख रखा है, बेसिस बनाकर, मतलब मीनिंग हो गया, बेनिफिट हो गया, लॉन्ग और शॉर्ट, रिकरिंग नेचर हो गया, मतलब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, एग्जाम्पल्स हो गए, तो दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये भी, बस तो ये भी सिंपल था। इसके बाद था MTP 3, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर मोटा मोटा, फिर दिखाऊंगा बाद में तीनों MTP का कंपैरिजन पेपर पैटर्न कैसा था, है ना। तो फर्स्ट का ए तो वही ट्रू फॉल्स, इसमें लिखा है 1 में, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, ट्रू, ये तो आ ही गया था पॉइंट। सेकेंड, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट द एरर विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, फॉल्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस फिर एग्री होता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ट्रू, ये भी था अभी। LLP is governed by Indian Partnership Act 1932, false, LLP Act अलग है 2008। Nominal accounts are kept under single entry system, false, personal accounts maintain होते हैं। और a person holding preference share cannot hold equity share of the same company, false, कर सकता है। बाकी डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी चैप्टर 1 के नोट में डायरेक्टली दे रखा है, थ्योरी क्वेश्चन। सी में लिखा है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये बेसिकली केस 2 का सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अमाउंट ऑफ 13,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, कमीशन टू इंटरेस्ट, सही। दूसरा, सेल ऑफ इतने वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल बुक टू द डेबिट ऑफ कमल ट्रेडर एज 5290, तो 630 रुपये कम हुए, तो कमल डेबिट टू सस्पेंस 630। उसके बाद थर्ड, 44,000 पेड फॉर परचेज ऑफ AC फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू मशीन, ड्राइंग्स टू मशीन। फोर्थ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर 20,000, द सेम हैज़ बीन टेकन इन टू स्टॉक बट नो एंट्री इज पास्ड, सेल्स रिटर्न टू डेटर, है ना, नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। चलो, तो ये तो हो गया इजी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने डेप्रीसिएशन का, अगर वो याद है रिवीजन जब करा था, सेम क्वेश्चन करा था उसमें, मतलब ये दिखा देता हूँ क्या था। इसमें कंपनी के पास एक मशीन थी, फिर कंपनी ने 1 जुलाई को एक और मशीन खरीद ली,
फिर कंपनी ने 1 जुलाई को मशीन 1 जो थी उसको बेच दिया और एक और नई मशीन ख़रीद ली, और 1 जुलाई 2023 में कंपनी ने जो मशीन 2 खरीदी थी उसको भी बेच दिया, है ना। लेकिन इसमें हुआ ये कि डेप्रीसिएशन 10% लगाती थी कंपनी SLM मेथड से, लेकिन फिर 1 जनवरी से कंपनी ने उसको WDV में चेंज कर दिया बस। तो ये हमने सेम क्वेश्चन कर रखा है, तो इसलिए हमारे लिए आसान हो गया। 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना था और 4 साल में पहले साल तो SLM चला, अगले साल से WDV लगना शुरू हो गया। तो लास्ट में बैलेंस बचता है इसका मशीन का 19,656। तो ये हमने सेम क्वेश्चन कर रखा था। बाकी हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो था अभी इसमें आ गया इन्वेंट्री का, है ना। तो अभी दिखाऊंगा जब पैटर्न की बात करूँगा। तो इन्वेंट्री के क्वेश्चन में इसमें लिखा है राम सेतु लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक is made at the end of each quarter and the valuation is taken at cost. The company's year end on 31 March 2024. The stock valuation taken on 31 March was misleading and you have been advised to value the closing stock as on 31 March with the stock figure on 31 December 2023 and some information is available to you. तो बेसिकली हमें 31 दिसंबर का स्टॉक दे रखा है 7,20,000 और हमें अब 3 महीने बाद का 31 मार्च का स्टॉक पता लगाना है। तो कह रहे हैं ऑन 31 दिसंबर स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। पेज टोटल ऑफ 45,000 कैरेड टू द समरी शीट एज 54,000। तो आपने 9,000 रुपये बढ़ा रखे हैं, तो अब 9,000 कम कर दो। टोटल ऑफ पेज हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 1,800, अंडरकास्ट कर रखा है 1,800 से, तो अब बढ़ा दोगे। इनवॉइस परचेज एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च टोटल 6,30,000, जिसमें से 27,000 रिलेटिंग टू द गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर और इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल रिलेटेड टू द गुड्स रिसीव्ड इन मार्च टोटल टू 36,000 रुपये। ठीक है, तो अलग अलग बातें ले लेते हैं। तो 6,30,000 की कह रहा है कि हमने परचेज़ करी थी, तो इसको तो ऐड बैक कर देंगे, जिसमें से 27,000 के गुड्स कह रहा है कि हमें 31 दिसंबर से पहले ही रिसीव हो चुके थे, तो ये वो फिजिकल काउंटिंग में नहीं आएंगे, तो माइनस कर देंगे। और इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 2024, मतलब अगले साल इनवॉइस एंटर हुए, लेकिन गुड्स हमें रिसीव हो गए थे 36,000 के, तो इसको मतलब हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि गुड्स तो मार्च में आ ही गए। उसके बाद चौथे पॉइंट में सेल्स इनवॉइस टू द कस्टमर टोटल 8,10,000, आउट ऑफ विच 45,000 रिलेटेड टू द गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर ये एंड गुड्स डिस्पैच्ड टू द कस्टमर बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस इन अप्रैल टोटल 36,000। ठीक है, तो सेम कहानी जैसे परचेज में थी वही सेल में भी हो रही है। तो 8,10,000 की कह रहा है कि हमने टोटल सेल करी, तो पहले ये माइनस कर देंगे, जिसमें से 45,000 के कह रहा है कि वो हमने गुड्स दिसंबर से पहले ही डिस्पैच कर दिए, तो ये ऐड बैक कर देंगे। और गुड्स जो हमने इनवॉइस तो करे 36,000 के, लेकिन वो हमने कस्टमर्स को पहले ही भेज रखे थे, तो इसको भी फिर हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका हो गया जी 5th, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस्ड वैल्यू ऑफ 9,000 हैज़ बीन इशूड। तो ये इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो ये एक तरह से हमारे लिए सेल रिटर्न हो गई, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। लेकिन उसमें कह रहा है कि ग्रॉस मार्जिन अर्नड बाय द कंपनी 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसमें से ग्रॉस मार्जिन अगर हटा दें, क्योंकि ये तो इनवॉइस्ड वैल्यू है ना 9,000, तो इसमें से 25% ऑफ कॉस्ट अगर दे रखा है, तो 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया 20% ऑफ सेल्स, तो 1,800 माइनस कर दो, तो कॉस्ट कितनी आ गई 7,200, तो 7,200 को हम ऐड बैक कर देंगे, तो बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली, है ना। चलो, तो वैसे ही बुक के भी क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें हमको फिजिकल स्टॉक पता लगाना पड़ता है। उसके बाद थर्ड का ए देखते हैं। देखो, डॉक्टर गुलेरिया स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल विद 2 लाख ऑफ हिज ओन फंड एंड 3 लाख बोरोड
एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12%, हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर वर केप्ट ऑन कैश बेसिस। तो इसका मतलब ये कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो सकता है। बाकी ये इनकी रिसिप्ट्स हैं, वो इनकी पेमेंट्स हैं। 1/3 ऑफ द मोटर एक्सपेंसेस मे बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू द प्राइवेट यूज़, ठीक है। 30,000 ऑफ द सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है क्लोजिंग 95। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ये। तो बेसिकली आपको उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, मतलब PNL हो गया, और कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें कोई भी चेंजेस अगर आए तो ये वाला करके देखा ट्राई, ठीक है। तो ये वाला करके देख सकते हो एक बार ट्राई। तो जैसे इसमें जो कैपिटल जो रिसिप्ट्स दे रखी हैं, अब रिसिप्ट्स में तो सारी रिसिप्ट्स आ जाएंगी, लेकिन जो इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो हम इनकम में लिखेंगे, है ना। और इसी तरह जो पेमेंट्स दे रखी हैं उन्होंने, तो वो सारी हम, मतलब ये NPO पर बेस्ड बेसिकली क्वेश्चन बन गया एक तरह से। और जो पेमेंट्स दे रखी हैं उन्होंने, उसमें से जो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे, है ना। तो इसमें पहले एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना कर देखो क्या आएगा। और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी। चलो तो देखो, पहले वहाँ से करता हूँ, पेमेंट साइड से देखते हैं, ठीक है। अब जैसे उसने मेडिसिन परचेज करी, है ना, तो ये वैसे तो एक्सपेंस ही है नॉर्मल। हालांकि मेडिसिन के बारे में ना एक चीज़ दे रखी थी कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड 95,000। अब ये तो वैसे एसेट हो गया, है ना। तो अब इसमें लिंक ये है बस कि मेडिसिन हमने परचेज़ करी 245 की, और ओपनिंग में तो कुछ दे नहीं रखा, लेकिन क्लोजिंग में स्टॉक बच गया मेडिसिन का 95। तो हमने इसका मतलब कितनी कंज्यूम करी है, सिर्फ 150। तो आप खाली 150 को अपने एक्सपेंस में लिख लेना, बाकी जो 95 है वो तो बैलेंस शीट में एसेट में आएंगी। हालांकि बैलेंस शीट बनानी थी वो अलग बात है। अब देखो इक्विपमेंट, ये तो एक्सपेंस नहीं है, ये तो एसेट है। मोटर कार, ये भी एक्सपेंस नहीं है। मोटर कार एक्सपेंसेस ये लिख लो एक्सपेंस में, है ना। अब लेकिन उसने कहा था कि इसमें से 1/3 क्या मानना, प्राइवेट। तो पूरे 120 मत लिखना एक्सपेंस में। अब इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आ गया, 40। तो 40,000 तो एक तरह से पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग्स हो गई। तो 40,000 को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है ड्राइंग्स। और एक्सपेंस सिर्फ कितना लिखोगे, 80। तो एक्सपेंस खाली 80 लिख लो। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी है 1,05,000, उसमें भी उसने नीचे पॉइंट दिया था कि 30,000 की सैलरी तो उसने डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए दी है, तो ये भी घर का खर्चा है। तो 30,000 को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना, और बचा हुआ एक्सपेंस कितना लिखोगे, सिर्फ 75। तो एक्सपेंस में खाली 75 लिखना, और 30,000 को कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बाकी रेंट ऑफ क्लिनिक 60,000, ये भी एक्सपेंस ही है, लिख लो एक्सपेंस। जनरल चार्जेस, ये भी एक्सपेंस ही है। हाउस होल्ड खर्चे, अब ये तो कहाँ डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट। हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी कैपिटल अकाउंट में, घर का खर्चा। एक्सपेंस ऑन डॉटर एजुकेशन, कॉलेज की, घर का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस कर दो, लिख लो एक्सपेंस है तो। और बैंक बैलेंस तो एसेट है, कैश इन हैंड भी एसेट है। तो ये तो हो गया पेमेंट एक्सपेंसेस का। अब रिसिप्ट्स में आते हैं। रिसिप्ट्स में उसकी इनकम क्या क्या होंगी, देखो। अच्छा, कैपिटल, ये तो कैपिटल साइड के क्रेडिट में लिख लो, कैपिटल अकाउंट के। लोन लिखना नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस, ये उसकी इनकम है, तो ये लिख लो इनकम। विजिटिंग फ़ीस, ये भी उसकी इनकम है। लेक्चर फ़ीस, ये भी उसकी इनकम है ना। पेंशन रिसीव्ड 3 लाख, तो पेंशन जो है ये कोई उसकी मेन इनकम नहीं है, तो इसको आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख लेना, क्योंकि ये तो एक तरह से उसको पेंशन मिल रही है, इनकम नहीं है बिजनेस की, क्लिनिक की। तो इनकम सिर्फ ये 3 हो गई। तो अब देख लो कितना आ रहा है प्रॉफिट, 484, बिल्कुल सही। तो उसका मतलब प्रॉफिट आ गया, या उसको हम नेट इनकम कह सकते हैं, 484, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी कैपिटल अकाउंट तो बना ही लोगे,
है ना। कैपिटल अकाउंट में जो जो मैंने कहा ड्राइंग्स हैं वो डेबिट में आ गई, और ये जो नेट इनकम निकली ये क्योंकि कैपिटल को बढ़ा देगी तो इसको कैपिटल के क्रेडिट में लिख लेंगे बस। तो कैपिटल अकाउंट बनाकर देख लेना, कैपिटल में भी जब आप बनाओगे तो बैलेंस बच जाएगा 494। तो ये क्वेश्चन अच्छा था तो इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह से दे रखा था, है ना। उसके बाद बी पार्ट जो है ये हमारा स्टडी मटेरियल का सेम ही क्वेश्चन है, नॉर्मल है। इसमें दिखा देता हूँ क्या है। इसमें सिंपल आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, 3 पार्टनर्स हैं PQR, बाकी जनरल रिजर्व को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में, और Q रिटायर हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 वो सिंपल, 2 वो सिंपल, 3 वो सिंपल। 4th में गुडविल निकालनी है, वो निकाल के रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, और रिटायरिंग पार्टनर का लिखा है अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो बस। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं इसमें, तो बिल्कुल सिंपल क्लास 12th के बेसिक क्वेश्चंस हैं, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद 4th का A, ये भी बुक का क्वेश्चन है लेकिन डिसोल्यूशन का, तो ये चाहे मार्क कर लेना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें दे रखा है बैलेंस शीट ऑफ ABC, तो बैलेंस शीट दे रखी है। फिर दे रखा है एसेट रियलाइज्ड, तो एसेट जो है वो इस ऑर्डर में रियलाइज़ हुए 5 बार पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड है 750 लेकिन अल्टीमेटली कितने हुए 600। तो याद है एक क्वेश्चन में सेम चीज़ सीख रखी है, हाँ, कि 750 जब पहले एक्सपेक्टेड थे तो शुरू में जब रियलाइजेशन करोगे तब 750 माइनस करके बचे हुए पैसों के हिसाब से लोगे, लेकिन एंड में क्योंकि खर्चा सिर्फ 600 हुआ तो हमारा कितनी सेविंग हो गई 150 की, तो हम लास्ट वाले में 150 जोड़ लेंगे। हालांकि इन्होंने जो दे रखा है 30,150, इसका मतलब है कि वो 150 की सेविंग उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी कर रखी होगी, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है वैसे बुक का। बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:2:1। अच्छा, बी पार्ट जो है वो देखते हैं। बी पार्ट में लिखा है द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एज एट 31 मार्च एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर चौहान। तो ये एक कंप्लीट आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है मिस्टर चौहान का। तो ट्रायल बैलेंस तो आपको पता ही है पूरा क्या है, और फिर एडजस्टमेंट दे रखी हैं। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, तो वो आप हटा दोगे। सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न, वो हटा दोगे। फ्री सैंपल, तो वो P&L में फ्री सैंपल डेबिट और परचेज में से माइनस। वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट अमाउंटिंग टू 900, तो वेजेस में से 900 माइनस करके प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दोगे। डाउटफुल डेट्स 5% बना लोगे, डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5% बना लोगे। डेप्रीसिएशन 15% लगा दोगे, फर्नीचर पर 10% लगा दोगे। क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख 2 जगह लिख लो। तो ये कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप सॉल्व करके देखना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। उसके बाद 5th का A, ये एक छोटा 5 नंबरी क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। अब देखो इसमें दे रखा है भारत ओन्ड 50,000 टू केतन ऑन 1 अक्टूबर। भारत एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय केतन फॉर 3 मंथ्स। तो केतन ने पहले तो बिल डिस्काउंट करा लिया 49,500 का, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री हो जाएगी। ऑन 3 अक्टूबर बिफोर ड्यू डेट भरत अप्रोच्ड केतन फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब बिल रिन्यू हो जाएगा तो पुराना बिल तो डिसऑनर कर देंगे, नया बिल बनाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं 25,000 इमीडिएटली दूंगा और साथ में इंटरेस्ट भी दे दूंगा बचे हुए अमाउंट पे 12% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का। तो वो हम निकाल लेंगे और 3 महीने के लिए एक नया बिल बन जाएगा। बाद में भरत इंसॉल्वेंट हो गया और 40% अमाउंट ही उससे रिकवर हो गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है ना, तो ये ईजी था। बाकी बी पार्ट जो है उसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो बुक का क्वेश्चन है, मैसर्स मनीषा इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन, सेवरल ऑफर कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एडवांसेस का 4,50,000 इज रिलेटेड टू 2023-24 वाइल रिमेनिंग परटेन्स टू 2024-25 मतलब फ्यूचर ईयर। ड्यूरिंग 2023-24 शी मेड कैश सेल्स ऑफ 15 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम।
तो इनकम हमें निकालनी है एक्रूवल बेसिस पर, है ना। तो ये आप निकाल के एक बार देख सकते हो कितनी आएगी, तो मुझे बताना फिर फटाफट कि उसकी इनकम कितनी है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, ठीक है ना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये लायबिलिटी है और बैलेंस दे रखा है, तो इनकम निकालनी है। तो इसमें पहले पार्ट में तो पूछ रहे हैं इनकम बताओ, तो इनकम कितनी निकली। तो देखो कैश सेल उसने कितनी करी है, 15 लाख, और उसके पास जो एडवांस हैं ओपनिंग में 6 लाख के, उसमें से लिखा है 4,50,000 के तो करंट ईयर से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये पैसा उसको मिल पहले गया पिछले साल, लेकिन है तो इस साल की इनकम। तो इनकम अगर हम बात करें तो उसकी जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 19,50,000। तो इनकम तो कितनी हो गई 19,50,000। लेकिन दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है कि टोटल मनी रिसीव्ड बताओ कितना पैसा कितना मिला। इफ़ क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम एडवांस इज 5,10,000, कह रहा है अगर क्लोजिंग बैलेंस है 5,10,000 तो वो पूछ रहे हैं रिसीव कितना हुआ। तो वो हम निकाल सकते हैं लायबिलिटी अकाउंट से। 6 लाख ओपनिंग लायबिलिटी है ना, ये गिवन है, जिसमें से 4.5 लाख तो हमारी मतलब इस साल की इनकम ही हो गई। तो अगर हम ओपनिंग लायबिलिटी 6 लाख में से देखें, 4.5 लाख तो इस साल से ही रिलेट कर रहा है, तो बच कितना गया 1.5 लाख। हाँ, ये तो हम कैश बेसिस पे निकाल रहे हैं ना कि कितने रुपए हमें टोटल मिले। तो अगर मैं एक लायबिलिटी अकाउंट बनाकर समझूँ इसको कि मान लो क्रेडिटर अकाउंट है या कोई भी एक लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 6 लाख, ये दे रखा है, और 5,10 क्लोजिंग बैलेंस है। 5,10 क्या है क्लोजिंग बैलेंस, कि इस साल अब लायबिलिटी कितनी बची हुई है मेरे पास, जो एडवांस मेरे पास कस्टमरों से बचा हुआ है 5,10, है ना। और ओपनिंग में कितनी थी लायबिलिटी जो एडवांस था मेरे पास कस्टमरों का 6 लाख। अच्छा, उसमें से 4,50,000 तो इस साल की मेरी इनकम बन गई। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ रिसीव कितना हुआ होगा। तो वो हम ये निकाल सकते हैं, जैसे हमें जब रिसीव होता है, जैसे आप ऐसा समझ लो इस आदमी को मान लो राजू, एक लायबिलिटी, तो राजू से आपने एडवांस ले रखा था ओपनिंग में 6 लाख का, लायबिलिटी दी। अब जब राजू से आप और पैसे लोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजू, तो उसकी पोस्टिंग कैसे हो रही होगी बाय बैंक। लेकिन वो ये बता नहीं रहा, लेकिन वो ये बता रहा है कि इस साल 4,50,000 तो इस साल की हमारी मतलब इनकम हो गई। तो आपने राजू की लायबिलिटी ख़त्म कर दी, इस साल काम करके इनकम हो गई, और क्लोजिंग में अभी भी एडवांस राजू का 5,10,000 बचा हुआ है। तो वो ये पूछ रहा है कि आपको इस साल मिला कितना, 3,60,000। हाँ, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है 3,60,000। नहीं, वो क्योंकि कैश सेल से तो 15 लाख का इस पोर्शन में कोई मतलब नहीं है। कैश सेल तो मतलब मैंने बेचा पैसे लिए, सामान बेचा पैसे लिए, तो उसका एडवांस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 2 आंसर्स थे। तो पहले का था तो इनकम निकालना 19,50,000 और दूसरे का था कैश कितना मिला। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप मार्क कर लेना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था ना, 5 नंबर का। बाकी ये बुक का क्वेश्चन है जो और पार्ट में अगर आप देखोगे फाइनल अकाउंट्स का, ये हमने कर रखा है, मार्क कर लो चाहे, चैप्टर 7 का यूनिट मतलब जो 2 है हमारा, या चैप्टर 7 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें सैलरीज निकालनी थी, और 9 वर्कर्स थे, वो पहले काम कर रहे थे पुराने रेट पर, फिर उसके बाद सैलरी 10% बढ़ गई थी, और उसके बाद हमने 2 ट्रेनीज़ भी हायर कर लिए थे 1 जुलाई से, और उनकी भी मतलब सैलरीज दे रखी हैं। बाकी 1 महीने की सैलरी जो है वो अरियर में रहती है। तो वो ये बता रहे हैं कि आपने कितनी सैलरी चार्ज करोगे, पहले पोर्शन में ये कितना अमाउंट आपने सैलरी का पे करा और कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो ये पूरा डिट्टो सेम बुक का क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार देख सकते हो अपने आप, नहीं तो बुक वाला भी देख सकते हो, सेम ही है। अच्छा, सी पार्ट जो है उसमें देखो हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है एक्सट्रैक्ट, और
उसके अंदर आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है, इशूड कैपिटल दे रखी है, फ्री रिज़र्व दे रखे हैं, जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल। और कंपनी पहले तो फाइनल कॉल कर रही है 2 रुपये की। अब ये क्यों कर रही है? क्योंकि अभी शेयर फुल्ली पेड नहीं था, तो कंपनी ने पहले फाइनल कॉल कर दी तो फुल्ली पेड हो गए शेयर, और बाद में बस कंपनी लिख रही है कि कंपनी बोनस देना चाहती है, हर 4 शेयर होल्डर्स को 1 शेयर फ्री में देना चाहती है। तो ये तो आपका सीधा बोनस का क्वेश्चन हो गया। तो 2 एंट्रीज़ तो पहले आप फाइनल कॉल की कर दोगे, फिर बोनस इशू वाली एंट्री हो जाएगी। उसमें रैंक्स क्या थी? सबसे पहले हम कैपिटल रिज़र्व यूज़ कर लेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिज़र्व, और फिर पैसे जो बचेंगे वो पीएनएल से यूज़ कर लेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। बाकी कह रहा है फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखा दो आफ्टर बोनस इशू। तो बोनस इशू के बाद रिज़र्व आपका ख़त्म हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा, पीएनएल जितना यूज़ हुआ उतना माइनस हो जाएगा, और शेयर्स जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये वैसे बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोनस शेयर्स का देखो अच्छा क्वेश्चन आ रखा है इसमें एमटीबी में 10 नंबर का। और लास्ट क्वेश्चन जो 6 है वो तो खैर आपको पता ही है, सिंपल है, लेकिन इसमें इस एमटीबी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा था। ये तो इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये 10 नंबर का ही दिया, ठीक है ना, जर्नल एंट्री का, तो इजी क्वेश्चन था। बाकी 5 नंबर के लिए इस बार इशू ऑफ डिबेंचर का दे दिया, तो है वही कंपनी अकाउंट्स, लेकिन ये भी इजी है। तो इसमें कंपनी ने 12% डिबेंचर्स इशू करे 10% के डिस्काउंट पर, डिबेंचर इंटरेस्ट मिलेगा 10% टीडीएस के बाद, वो भी सिंपल बात, और डिबेंचर्स रिडीम होंगे 5 साल बाद एट 5% प्रीमियम। तो सिंपल इशू की एंट्री करनी है बस 1 साल की। तो 1 साल की एंट्री में आप क्या क्या कर दोगे? डिबेंचर इशू, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट की, और लास्ट में लॉस राइट ऑफ और इंटरेस्ट को भी पीएनएल में ट्रांसफ़र करने की। तो ये मतलब सिंपल है, करके देख लेना, आपकी से हो जाएगी सारी एंट्री। और इसमें फिर देखो लास्ट में क्या ट्विस्ट है, सी पार्ट में भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, छोटा सा बीआरएस का क्वेश्चन दे रखा है विद एडजस्टेड कैश बुक का। तो उसका फंडा देख सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। बाकी बैंक चार्जेस तो अब हम कैश बुक को बढ़ा देंगे, तो इसको मतलब सॉरी कैश बुक को कम कर देंगे, तो क्रेडिट साइड। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, तो डेबिट साइड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये बीआरएस में जाएगा क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, और क्या लिख देंगे? प्लस आइटम। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, बीआरएस में जाएगा, माइनस आइटम। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, एंट्री ऑफ डिसऑनर नॉट मेड इन कैश बुक, तो कैश बुक को कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे। और इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31 दिसंबर बट द सेम इफेक्टेड बाय बैंक ऑन 1 जनवरी, तो ये बैंक ने गलती कर दी। हमने तो 31 दिसंबर को ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे पेमेंट करने के, लेकिन बैंक ने अगले दिन पे करा। तो अब इसको तो हम बीआरएस में डालेंगे और कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस आइटम। बस तो ये आ जाए, तो क्लियर हो गया। तो ये था आपका देखो तीसरा एमटीपी। तो देखो तीनों एमटीपी में जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी होगा, ठीक है, तो ये तो हमको 20 नंबर का करना ही करना है। तो उसमें आ गया ट्रू फॉल्स, वो तो फिक्स है, 6 ट्रू फॉल्स 12 नंबर ईच, 2 नंबर ईच। फिर 2 पार्ट्स जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जनरली उसमें वो थ्योरी या फिर डेप्रिसिएशन या रेक्टिफिकेशन या इस तरह से डाल देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो ध्यान रखना, वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होता है, जिसमें जनरली चैप्टर 2, 3, 4 में से रोटेशन चलती है 5। अब 2 मतलब हो गया रेक्टिफिकेशन आ गया, 3 मतलब हो गया बीआरएस आ गया, 4 मतलब हो गया इन्वेंट्री आ गया, और 5 मतलब हो गया डेप्रिसिएशन। अब वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, किसी में देखो 2 और 3 है, अगले में 3 और 4 है, और अगले में 4 और 5 है, तो वो कुछ भी कॉम्बिनेशन होएगा। फिर क्वेश्चन 3 जो है उसके अंदर भी 2 पार्ट्स होंगे, लेकिन एमटीपी 2 में उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का अलग करके 10 नंबर का, और रेक्टिफिकेशन 5 और गुडविल 5 दे रखा है। लेकिन इसमें जनरली अगर आप नोटिस करो तो एक पोर्शन पार्टनरशिप का ज़रूर है, जैसे एक में डेथ है, एक में गुडविल आ गया, एक में रिटायरमेंट आ गया, है ना, तो पार्टनरशिप का एक पोर्शन 10 नंबर का आ जाएगा। बाकी सिंगल एंट्री के चांस ज़्यादा है क्योंकि वो एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ना आपके पेपर में। तो 2 एमटीपीज़ में सिंगल एंट्री है।
क्वेश्चन 4 कहीं ना कहीं फिक्स रखता है ICAI, जिसमें जनरली एक पार्टनरशिप और एक NPO रहता है। तो जैसे पार्टनरशिप देखो तीनों में ही है, डिसोल्यूशन, एडमिशन और डिसोल्यूशन, और एक NPO डाल दिया, एक में सिंगल एंट्री आ गया, वो भी NPO जैसे ही था वैसे, और एक में फाइनल अकाउंट्स आ गए। तो मतलब मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन होगा, मॉड्यूल 2 पर बेस्ड होगा। तो चैप्टर 7, 8 या 9 में से ये हो गया। फिर क्वेश्चन 5 जो है उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं या 3 भी हो सकते हैं। तो जैसे MTP 1 में तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन। दूसरे MTP में NPO का बड़ा क्वेश्चन दे दिया, 15 का ही, और फिर 5 नंबर का रेक्टिफिकेशन। तीसरे में NPO भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है छोटा, और फाइनल अकाउंट्स चॉइस में है, और कंपनी अकाउंट्स नया वाला। और छठा क्वेश्चन तो जनरली फिक्स रहता है जो मैंने दिखाया था, शेयर्स और डिवेंचर्स का ये होता है। तो 10-15 नंबर तो मतलब कंपनी अकाउंट्स के होते हैं, और 5 नंबर एक छोटा थ्योरी क्वेश्चन होता है। तीसरे MTP में उन्होंने BRS डाल दिया था। तो अब देखो मतलब पॉइंट है, आपको चॉइस भी मिलती है ना। तो जैसे अगर टाइम कम बचे तो रिवीजन में पार्टनरशिप सबसे लास्ट में करना और कंपनी अकाउंट सबसे लास्ट में करना, क्योंकि इनमें बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो मान लो मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर कोई बच्चा पार्टनरशिप छोड़ना भी चाहे कि मैं पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, तब भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, आप 6th क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट, ठीक है, वो तो कंपनी अकाउंट्स का है। उसके बाद अगर आप 5th क्वेश्चन देखो तो उसमें पार्टनरशिप नहीं है, वो कर सकते हो। इन केस अगर आप 4th क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो उसमें आपका पार्टनरशिप होता है जनरली, जो नया वाला पोर्शन में से आएगा वो चॉइस में उड़ा सकते हो। 3rd क्वेश्चन में आधे पोर्शन में हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप मिले, लेकिन वो होगा ईजी वाला, या तो फंडामेंटल या गुडविल या एडमिशन, जो 12th वाला ही है, और आधा पोर्शन जो है वो आप सॉल्व कर ही सकते हो। क्वेश्चन 2 99% चांस है चैप्टर 2, 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन में से होता है। तो इनको सबसे पहले रिवाइज कर लेना। तो इसमें यूनिट्स भी नहीं है, और 2, 3, 4, 5 में तो 2 में यूनिट्स हैं, लेकिन 3, 4, 5 में तो यूनिट्स भी नहीं है, तो ये जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। BRS, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन, तो इनका कॉम्बिनेशन 20 नंबर कवर कर देगा। और पहला क्वेश्चन तो आपको करना ही है कंपलसरी। तो एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन कर लो अगर ये चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज्ड हैं, और कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप को लास्ट में रिवाइज करने के लिए रखना, क्योंकि अगर कंपनी अकाउंट्स लगे वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर 6th क्वेश्चन ज़रूर करो, और अगर लगे कि पार्टनरशिप या NPO या ये वाला कॉम्बिनेशन आता है या हो सकता है तो फिर वो वाला भी कर सकते हो। बाकी चॉइस में कोई भी एक छोड़ सकते हो, तो वो भी आपके पास एडवांटेज रहेगा, है ना। ये फ़ोटो ले लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज अकाउंट्स के कौन से इलस्ट्रेशंस मतलब जो अभी करने चाहिए रिवीजन में, और कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें सारी कॉन्सेप्चुअल कवरेज हो जाएगी, है ना। तो ये उसकी लिस्ट है। तो चैप्टर 1 से लेके यूनिट 7 के यूनिट 1 तक या यूनिट 6 तक ले लो, और फिर उसके बाद चैप्टर 7 के यूनिट 1 से लेकर चैप्टर 11 यूनिट 1, 2 और 3, 4, 5, 6 तक है, तो 6 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 10 और 11 में बहुत सारे यूनिट्स हैं ना, तो उसमें ये फिर सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बाकी थ्योरी तो सब में वही जो हमने पढ़ रखी है बस, ठीक है। तो क्लियर हो गई? चलो ठीक है जी, तो बस यही था आज का कार्यक्रम।